नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके भैया कैप्सूल क्रैश कोर्स में। और आज आपको खाना है इसका चौथा कैप्सूल इस चैप्टर का। और अब आपकी क्लास में कोई विघ्न बाधा नहीं डलने वाली है। क्यों नहीं? क्योंकि अब लगातार बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी, मंडे ट्यूसडे लगातार शनिवार तक, और संडे में भी स्पेशल क्लासेस, क्योंकि अब डंका बज चुका है फिर से बढ़िया तरीके से। आज ही मैं बिहार से आया हूं, लग नहीं रहा मैं बिहार से आया हूं। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं सभी बच्चे जबरदस्त तरीके से। तो देखो, बच्चों को कनेक्ट करते रहेंगे, स्पेशल क्लास आती रहेगी, लेकिन सारा का सारा टारगेट हमें यहां करना है। ओके, अब देखो, पहले बच्चे ध्यान से सुन लो एक बार। वो सारे बच्चे एक बार मुझे बता दीजिए जो टॉपर्स बैच के हैं, वो कोई हार्ट का सिंबल बनाकर दे दीजिए, दिल भेज दीजिए मुझे। और जो कैप्सूल क्रैश कोर्स में अभी एंटर करे हैं, नया बैच जिन्होंने लिया है, वो कोई फूल पत्ती का सिंबल बनाकर भेज दें, या फिर स्माइली का सिंबल बना के भेज दें, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए। और इसी के आधार पर ही मैं अब आपका 7 से 8 दिन के लिए कैप्सूल क्रैश कोर्स का टाइम बदलूंगा। 8 दिन के लिए, मात्र 8 दिन के लिए कैप्सूल क्रैश कोर्स का टाइम बदलना है। मात्र और मात्र कितने? 8 दिन के लिए बेटा। जो कैप्सूल क्रैश कोर्स का टाइम जो होगा केमिस्ट्री का, ये 9 बजे रात में रखूंगा। अगर 9 बजे बिल्कुल फिट बैठ गया तो करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम इसको 7 बजे ही कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर अभी रह गया है, किसका? जय वड़ू का। फिर उस वाले टॉपर्स बैच को मैं सुबह कर दूंगा, सुबह कर दूंगा 9 बजे या 7 बजे। ठीक है, आप मुझे 7 दिन की मोहलत दीजिएगा, उसके बाद मैं कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो तो कल से नेट 8 दिन लगा लीजिएगा। ये आपकी क्लास 9 बजे होगी। आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख लेना, कोई इशू नहीं है। और 9 बजे इट्स ओके, नॉर्मल टाइम होता है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगा ही क्या। ठीक है, तो ये कल 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। और 7 बजे टॉपर्स वाले बच्चों के वो चैप्टर जो चैप्टर चल रहे थे, इसी वजह से हमने ये रखा है। 7 से 8 दिन, मैक्सिमम 9 जाएगा बस। फिर उसके बाद ये वापस 7 बजे ही कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का काम। तो बताओ, हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया था? विलियन चैप्टर आपका चल रहा है। मुझे बताइए कि हिमांक के अवनमन के बाद, चलो बताओ, अणु संख्या गुणधर्म कितने होते हैं? अणु संख्या गुणधर्म कितने होते हैं? केवल केमिस्ट्री की बेटा, केवल केमिस्ट्री की। बाकी सब कुछ ऐसा कैसे चलेगा। 7-8 दिन मुझे एक चैप्टर कंप्लीट कराना है, फिर उसके बाद में वापस इसी टाइम पर ही आ जाऊंगा। मेरा खुद मन नहीं करता, बट फिर भी बच्चों के लिए तो पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। मैं पूरे 7 घंटे पढ़ा रहा हूं एक दिन में, सुबह से लेकर रात तक। तो चलो अब सारी बातें छोड़ते हैं, यहां पर आते हैं। और आज भैया आप बेहतरीन तरीके से 4700 बच्चा चल रहा है, देख लो, ये होता है पावर। तो मुझे बताओ, विलियन चैप्टर में अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं, मैंने इससे पहली वाली क्लास में लिया था, कितने होते हैं? 4 होते हैं। वाष्प दाब वाला, क्वथनांक वाला, हिमांक वाला, और नंबर चौथा का नाम बता दो। 3 तो मैं बता चुका हूं, चौथे का नाम बता दोगे मजा सा जाएगा। जल्दी से बताओ, चौथे का नाम क्या होगा? चौथे परासरण दाब का नाम, चौथे परासरण दाब का नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी प्यारे बच्चे, फिर मैं शुरुआत करता हूं तेजी से, दम लगाकर। ही साहब, जय हिंद। अरे वाह, गजब, बहुत बढ़िया। आज देखो भाई 5000 क्रॉस लाइव चल रहे हैं ऐप पर। देख सोचो क्या लेवल है। परासरण दाब, वो दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, वो दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे। मान लो यहां से इसको मान लो, यहां से जो कण है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इन कणों को रोकना है तो आपको बताओ प्रेशर किधर लगाना पड़ेगा? नीचे से लगाना पड़ेगा या ऊपर से लगाना पड़ेगा? मैं इतना सुनना चाहता हूं। मैं फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन, बताना। मान लो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये देख रहे हो आप, नीचे से ये कण कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मुझे इनको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए मैं इस तरफ दाब लगाऊं ऊपर से, या दाब लगाऊं नीचे से? कब रुकेंगे ये? कब रुकेंगे ये? जाहिर सी बात है ऊपर से।
जिस तरफ जा रहे हैं उसके विपरीत दाब लगा दो, इतना दाब लगाओ कि वो रुक जाएं, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। आओ एक एक करके पहले समझते हैं। हेडिंग है परासरण दाब की। जब भी आप कभी देखो, ये तो पीडीएफ आपको मिलेगी, अब अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने भी हैं तो इतने छोटे बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। परासरण दाब होता क्या है? वह दाब जो किसको रोक दे? वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे। है परासरण क्रिया क्या होती है सर? चने भिगोए हैं, मम्मी जी ने कभी चने भिगोए हो तो चने कैसे हो जाते हैं? फूलकर मोटू से हो जाते हैं। तो चने के अंदर जो पानी जा रहा है पतली सी परत से होते हुए, उसको परासरण क्रिया कहते हैं। यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अगर पानी जाए, विलायक जाए, पतली सी परत से होकर, उस क्रिया को परासरण कहते हैं। जैसे किशमिश पानी में भिगो दो, पानी क्या होगा? अंदर सांद्र विलयन की तरफ जाएगा, पतली सी परत से होते हुए, उस क्रिया को परासरण कहते हैं। उसको रोकने के लिए जो आप प्रेशर लगाते हो उसको परासरण दाब कहा जाता है। ये देखिए, पहले मैं आपको क्रिया बता दूं। ये देखिए, ये जो है ये वाला, धीरे 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 जो पानी है वो किस तरफ बढ़ रहा है? वो सांद्र विलयन की तरफ बढ़ रहा है, और ये इसकी मात्रा ऊपर हो जा रही है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ओके जी, ओके जी। तो मैं यहां पर लिखता हूं, आप जरा इसको समझना। ये क्या है? ये तनु विलयन है। ये क्या है? ये तनु विलयन है। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? जिसमें मात्रा ज्यादा पड़ी होती है किसी भी घुलने वाले की। और ये बीचों बीच में क्या लगा दिया है? ये एसपीएम लगा दिया है। एसपीएम को क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, परत कहा जाता है। ये जो पानी होगा ये तनु विलयन से किस तरफ जाएगा? सांद्र विलयन की तरफ जाएगा। तो इस वाली बात का विशेष ध्यान रखना। किस तरफ भागेगा? इस तरफ भागेगा, ऐसे ऐसे। इसको रोकने के लिए जो आपका दाब लगेगा वो परासरण दाब होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, वह दाब, वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है, जो परासरण क्रिया को रोक देता है, रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। एक नंबर में परिभाषा पूछी जाती है, उसको परासरण दाब, इसको पी से दिखा सकते हो या पाई से दिखा सकते हो। परासरण क्रिया को रोक देता है उसको क्या कहते हैं? परासरण दाब। हाँ, इसकी परिभाषा पूछता है, पूरा 2 नंबर में पूछेगा, परिभाषा प्लस सूत्र। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? परासरण दाब कहते हैं, उसको परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, ओके जी, ये वाली बात क्लियर है, परासरण दाब की परिभाषा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि परासरण क्या होता है, भाई किसी क्रिया को रोक रहा है तो वो है क्या? परासरण। तो तनु विलयन, ध्यान रखना, तनु विलयन से विलायक के कणों का, विलायक के कणों का एसपीएम या अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। इसको रोकने के लिए जो दाब लगा रहे हो वो बात आती है। अच्छा जी, तो इसका कोई सूत्र वगैरह है जी? हाँ जी, सूत्र है। काहे सूत्र नहीं है? इसका सूत्र वगैरह सारा है। तो चलो जी, कौन कौन से सूत्र बड़े फेमस होते हैं? ये 3 सूत्र आते हैं जिन्हीं पे ही फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएगा, इनके अलावा आएगा ही नहीं। लो जी, जाओ, इन्हीं पर ही आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, परासरण दाब का तो ये हो गया, परासरण दाब, परासरण ये हो गया, इसको नोट करके आप पॉइंट कर लेंगे। अब परासरण दाब पर सूत्र क्या बनता है? परासरण दाब पर सूत्र बनता है जी पीवी बराबर एनआरटी। क्या बनता है जी? पीवी बराबर एनआरटी। इसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। भाई पी क्या है यहां पर? ये 3 सूत्र अलग अलग हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे कि कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक, संजना बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बताइए क्या दिक्कत है। तो पी क्या है? पी है यहां पर प्यारे बच्चे परासरण दाब। पी क्या है यहां पर प्यारे बच्चे? परासरण दाब।
वी का मतलब होता है आयतन। आयतन यहां पर किस में लेंगे हम? लीटर में। ध्यान रखना, अगर लीटर में नहीं लिए प्यारे बच्चे, नंबर कट के गोलम गोल हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बता के चलूंगा मैं, जो लगभग लगभग पेपर में आता है। एन होता है मोलों की संख्या। एन होता है मोल। इसको कैसे लिख सकते हैं? डब्ल्यू बटे एम। यानी कि जो तीसरा वाला फॉर्मूला ही इसी से ही बनकर आया है। ये देखो, एन को क्या देख सकते हैं? भार बटे अणु भार लिखा जा सकता है। भार बटे अणु भार लिखा जा सकता है। आर क्या होगा प्यारे बच्चे? 0.0821 एटीएम लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। कोई बच्चा मुझे टी बता दे, टी को क्या कहते हैं और टी को किस में लिया जाएगा? जल्दी से बताएंगे जी। सर केमिस्ट्री समझ नहीं आती, काहे टेंशन ले रहे हो? एक कॉपी पेन रखो बस, और जो जो मैं लिखवा रहा हूं उसको एक जगह मेंशन कर लो। अभी क्वेश्चन देखते हैं बड़े आराम से, ताबड़तोड़ तरीके से। जी, ताबड़तोड़ तरीके से कर लोगे। आर का मान याद रखना, याद रखें 0.0821। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोलेंगे? टाइम। ये टाइम नहीं है बेटा, ये कैपिटल टी है। ये टाइम नहीं है, ये है ताप। जहां प्रेशर आ जाए, आयतन आ जाए, वहां ताप होता है, टाइम नहीं होता है। तो ताप है, ये किस में लिया जाता है? केल्विन में लिया जाता है। डिग्री सेल्सियस में रख दिए, नंबर कट जाएगा। ये तो आप जानते ही हो, पीवी बराबर भार बटे अणु भार। भार बटे अणु भार। दूसरा वाला बता दो सर, दूसरा वाला क्या है? पीवी बराबर सी आर टी। यहां पर सी नोट कर लो, सी को कहते हैं सांद्रता। सी को कहते हैं सांद्रता। दूसरा फॉर्मूला पी बराबर सी आर टी। सी को क्या कहते हैं? सांद्रता। कौन सी वाला सांद्रता होती है प्यारे बच्चे? मोलरता होती है। और यहां पर मोल की जगह पर भार बटे अणु भार रखना है। चलो जी, क्वेश्चन पे करके चलते हैं। कहानी क्या है? क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे सर यही आएगा कैसे पता? यही आएगा कैसे पता? तो मैं बता रहा हूं क्या क्या बदल सकता है। देखो, तापमान का मान बदल सकता है, ग्राम बदल सकता है, लीटर बदल सकता है, और आएगा यही। तापमान को डिग्री सेल्सियस में दे देगा, ग्राम दे देगा, 100 ग्राम दे देगा, 8 ग्राम दे देगा, 18 ग्राम दे देगा। वो आपकी कैलकुलेशन पर आधारित है। 300 केल्विन इसने केल्विन बनाकर दिया है। इसने ये नहीं कहा है कि भाई ये 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसने केल्विन में बना के दिया है, तो आपके लिए आसान हो गया। 300 केल्विन पर 180 ग्राम ग्लूकोज को 2 लीटर, 2 लीटर। और देखो बस यही बदलेगा भाई। विलयन का परासरण दाब निकालकर बता दो। क्या निकालकर बता दो? विलयन का परासरण दाब निकालकर बता दो। तो पहले यहां लिख लो क्या क्या दे रखा है। तापमान दे रखा है प्यारे बच्चों 300 केल्विन। अच्छा जी, डब्लू कितना दे रखा है प्यारे बच्चे? 180 ग्राम दे रखा है डब्लू। क्या आप मुझे अणु भार बता सकते हो? किसका? ग्लूकोज का। जो भी डब्लू होगा और उसका अणु भार आपको लिखना पड़ेगा। ग्लूकोज का अणु भार बता दीजिए मुझको। आयतन बताओगे कितना दे रखा है? वी 2 लीटर दे रखा है। बच्चों ने आंसर भी निकाल दिए। और मुझे आर का मान दे ही रखा है 0.0821। मुझे बताओ पी के निकालना है। हाँ जी निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसका अणु भार यानी कि M क्या होगा? 180 होता है। फॉर्मूला लगा दीजिए। बिल्कुल लगाएंगे। कौन सा वाला लगाएंगे? भार बटे अणु भार वाला। पीवी बराबर W बटे MRT। सारी वैल्यू रख दो। आयतन कितना है? 2 लीटर। डब्ल्यू कितना? 180। अणु भार कितना? 180। 0.0821। तापमान कितना है? 300। तापमान कितना है? 300। काट लीजिए भैया, 180 से 180 कट गया, 2 से इसको काट लो भैया, 150 बार गया। अब 150 की गुणा इसमें कर दो 0.0821 में, तो बच्चों का आंसर आ रहा है 12.3। बताएंगे सरकार? सभी का आंसर 12.3 आ रहा है, कुछ और आ रहा है क्या? मैं गुणा करके देख लूं। इसकी 10 की गुणा इधर कर दी तो ये हो जाएगा 0.821। इसमें मैं 15 की गुणा करूंगा, 15 कम 15 का 5 हासिल लगे 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का हासिल लगे 3, और 15 अट्ठे 120 और 3, 120 और 3 कितना हो जाएगा? 123, 123, 1 2 3, 1 2 3, तो 12.3, 12.315 एटीएम। बताओ सरकार, किसी बच्चे का आंसर आ रहा हो तो जय हिंद लिखकर भेजिए। किसी बच्चे का आंसर आ रहा हो तो जय हिंद लिखकर भेजिए। अरे वाह गजब, 12.3 सल्यूट है।
जो बच्चे सोच रहे हैं सर 12.2 मेरा आंसर आया, तो उनका भी ठीक है, लगभग आंसर इतना होना चाहिए। नॉट इन द पास कर दिया बेटा। ये आप यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एटीएम लिखा हुआ है तो एटीएम ही लिखेंगे। एटीएम लिखा हुआ है तो एटीएम ही लिखेंगे। जी सरकार समझे। ओके चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन, पहले वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं। लो, उत्क्रम परासरण, बताओ किसके घर में आरओ लगा हुआ है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है इसको। ये हुई ना बात जी। स्टीमर से कितने लाइव चल रहे हैं? 5560। ये देखो ऐप पर है, ये ऐप पर है ये बालक। तो उत्क्रम परासरण, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, चलो एक बार बताओ, किस किस के घर में आरओ है? एटीएम का मतलब होता है प्यारे बच्चे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक, वायुमंडलीय दाब। चलो एक बार बताओ, ये तनु विलियन है, ये सांद्र विलियन है, बीच में क्या लगा रखा है? एसपीएम लगा रखा है। शुरुआत में क्या होता था कि यहां से जो पानी है, जल है, ये इधर की तरफ जाता था, लेकिन हम भी कम पढ़े लिखे नहीं है। हमने कहा मैं इसको रोक दूंगा। मैंने यहां पर एक पंप लगाया, पंप से प्रेशर लगाया और ये रुक गया। लेकिन दिमाग में खुराफाती चीज आई, अगर मैंने यहां पर पंप दबाया, प्रेशर लगाया और यहां से इधर से आने वाले जो पानी है वो रुक गया, मैंने और ज्यादा पंप दबा दिया, मैंने और ज्यादा प्रेशर लगा दिया, अब बताओ जो पानी होगा, शुद्ध विलायक होगा, वो किस तरफ से किस तरफ जाएगा? अगर मैं इस तरफ खूब सारा प्रेशर लगा दूं तो पानी इस तरफ जाएगा या वापस इधर ही चलता रहेगा? बताना। प्रांजल कुमार सही है बेटा, चेक कर लीजिए। प्रांजल आप चेक करो जी। तो बताओ, अगर मैं इस तरफ प्रेशर लगाकर बढ़ा दूं, ज्यादा से ज्यादा कर दूं, ज्यादा से ज्यादा कर दूं, तो क्या होगा? इस तरफ ऐसे पानी बहने लगेगा। पर हम तो सोच रहे थे कि यार ये तो इधर जाता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। कोई भी परासरण क्रिया ऐसी तो होती है, कोई परासरण क्रिया ऐसे जाएगी, लेकिन आपने प्रेशर ज्यादा कर दिया, और जब प्रेशर ज्यादा कर दिया तो क्या हुआ? ये वापस आने लगा। इसी को कहते हैं विपरीत, उल्टा, रिवर्स। तो क्या बात हो गई? परासरण दाब से अधिक दाब लगा दो, रोकने के बाद और ज्यादा दाब लगा दो, तो परासरण क्रिया कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती है। यानी कि सांद्र विलयन से विलायक के कण एसपीएम से होकर तनु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इसी को ही उत्क्रम परासरण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? उत्क्रम परासरण कहा जाता है। इसको किसमें काम में लाया जाता है? जल को शुद्ध करने में काम आता है, जल को शुद्ध करने के काम में आता है। एसपीएम को पूरे नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। एसपीएम को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। इंग्लिश में लिखना नहीं होता है। और किसके काम आता है? जल को शुद्ध करने में। इस तरफ आप बिल्कुल पानी को इधर फेंकोगे तो पानी इधर से निकलकर आएगा। इसी को शॉर्टकट में क्या कहता है? आरओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरओ कहा जाता है। अच्छा जी, अब जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। जल के कण, जल के कण किस तरफ से किस तरफ? जल के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन, जल के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होकर गुजरते हैं। वह प्रक्रिया इनमें से कौन सी होगी? जी हाँ, मुझे पता है। इस वक्त इस टाइम तक आते आते बच्चों का डेटा खत्म हो जाता है, वो मैं जानता हूं कि यहां तक आते आते अगर मैं दोपहर की क्लास लगाऊं तो सभी बच्चों का डेटा मिलेगा, तो हो सकता है लाइव 13, 14, 15 हजार हो जाए। इतने तक आते आते बच्चे कहते हैं चलो ठीक है सर बाद में देख लेंगे। लेकिन कुछ होते हैं धुरंधर बच्चे हैं जैसे एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, वो बच्चा लिखना तो चाह रहा था धुरंधर, कि सर आप बहुत तगड़े धुरंधर टीचर हैं, उसने लिख दिया ढुलंडर।
मैं बड़ा परेशान 2 दिन तक, मैंने कहा पता नहीं क्या लिख दिया, गाली तो नहीं लिख दी, आर की जगह लिख दिया धुलंडर। चलो, तो जल के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होकर गुजरते हैं, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यानी कि सांद्र से तनु की तरफ जा रहा, उल्टा हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको उत्क्रम परासरण नाम देंगे, इंग्लिश में RO कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, RO कहा जाता है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं सभी बच्चे, देखते हैं कैसे आप इसका आंसर दोगे। यूरिया के कितने ग्राम को, यूरिया के कितने ग्राम को, मैं यहां पे लिखता चला जा रहा हूं, अणु भार यूरिया का होता है 60, कितने ग्राम को 2 लीटर विलियन में, ग्राम को संख्या को विलियन के, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर, लो जी 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर विलयन में घोला जाए कि परासरण दाब 0.5 ATM प्राप्त हो। लो, यानी कि आपको क्या निकालना है, W निकालना है, करके बताएंगे भाई, W निकालना है। M कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, 2 लीटर दे रखा है। तापमान कितना दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। P का मान कितना, 0.5 दे रखा है। आंसर बता दो कितना आएगा, आंसर बता दीजिए कितना आएगा। अगर एक छोटी सी गलती कर दी तो पूरा आंसर कट कटा कर गई कहानी, गड़बड़ सड़बड़ सब हो जाएगा। सर मैंने 22 रुपए का रिचार्ज किया है। अरे अनलिमिटेड है, क्या बात है। हाँ, 1-1.5 महीने की बात है, 1-1.5 महीने बाद तो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब पर सब चले जाओगे। ठीक है, तो लगना आपको CUT से कनेक्ट करेंगे जी। तो बताओ सरकार, साफ साफ दे रखा है, एक छोटी सी गलती कर दी तो गई कहानी। बताओ छोटी सी गलती क्या करने वाले हो, छोटी सी गलती क्या करने वाले हो, जल्दी से एक बार मुझको बता दो। वो छोटी सी गलती हम ही चेक कर लें, वो छोटी सी गलती हम चेक करना चाहते हैं। वो पता क्या करते हैं बच्चे गलती, बच्चा सब कुछ बिल्कुल बढ़िया करता है, मेरी 2 बात भूल जाता है हर बार। एक तो लीटर, तो लीटर तो ठीक है, आयतन लीटर में है, ठीक है, हम सही है। ये जो तापमान है ना 25 डिग्री सेल्सियस, यही नहीं रखता सही, डिग्री सेल्सियस को उठाकर डिग्री सेल्सियस में ही लपेट दिया। और जब मैंने कॉपी चेक करवाई थी, हमने कम से कम 1,500 कॉपियां चेक करवाई थी बोर्ड की, उसमें कम से कम 1,500 कॉपी में से, यानी कि 1,500 से कम ही थी, 1100 का बंडल था, उसमें से कम से कम 900 बच्चों ने डिग्री सेल्सियस ही लपेट कर धर दिया। हमें क्या, हमें नंबर काटना था, फिर काट दिया हमने नंबर। तो भाई कभी भी परासरण दाब में इसको डिग्री सेल्सियस में मत रखना, तुरंत नंबर कटेगा तुरंत। इसमें क्या जोड़ना, 273 जोड़ना और उसको केल्विन में बनाना, तो कितना हो जाएगा, 273 जोड़कर कितना हो गया, 298 केल्विन हो गया। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं, फॉर्मूला सबको पता है, पीवी बराबर क्या होगा, पीवी बराबर है W/MRT। मैं रखूंगा और आपसे मैं आज ग्रुप पर आकर पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है, आज टेलीग्राम ग्रुप पर इसका आंसर पूछूंगा मैं। ठीक है, तो रखता हूं मैं, P कितना है 0.5 गुणा आयतन कितना है 2 लीटर है, W निकालना है, अणुभार 60 है, R का मान 0.0821 है, तापमान कितना है 298 केल्विन है। ठीक, अब देख लो इससे कितना आप कवर कर सकते हो, यानी कि 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा 60, 60 ये चला गया और ये चला जाएगा नीचे की तरफ। तो देखो ये कर दिया ना, ये 0.5 से जब 2 की गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, ये तो 1 हो गया पूरा। 60 इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो नीचे, तो नीचे आ जाएगा 0.0821 गुणा 298, और सॉल्व करके दे दूं, तो पॉइंट हटा के ऊपर 4 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4। अब इसको सॉल्व करके आपको मुझे आज ग्रुप पर आकर आंसर देना है, आज ग्रुप पर आकर आंसर देना है। मैं सभी बच्चों से आज बात करने के चक्कर में हूं, मैं कहा आज बात करते हैं, और W बराबर मुझे ग्रुप पर इसका आंसर बताना, कितने ग्राम आपका इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे, जहां पर आपका बैच है
यहाँ बीच में लाइव क्लास होती है, यहाँ पे टेलीग्राम होता है, यहाँ पर क्लास होती है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं आपको चेक करूंगा। ठीक है, चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। अगला समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, समपरासरी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब कैसा हो। ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब कैसा हो, समान हो। बताओ, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। वे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, उनको समपरासरी विलयन कहा जाता है। नाम से ही पूरा का पूरा फंडामेंटल आ गया। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहा जाता है। यानी कि अगर आप दो विलयन ले रहे हो तो पहले वाले का परासरण दाब दूसरे वाले के परासरण दाब के समान होगा। तो एक बार बताओ भैया जी, ये इतना सारा कंफ्यूज क्यों कर देते हैं? लोग कहते हैं साइंस बहुत हार्ड है। मुझसे नहीं पढ़े थे ना, इसलिए हार्ड बताते हैं। काहे टेंशन ले रहे हो? बर्कले हार्टले विधि आएगी नहीं बेटा, वो पहले आती थी, अब नहीं आती। बर्कले हार्टले विधि अब नहीं आती है। एक बात ध्यान रखना, अगर यदि तापमान स्थिर रखा जाए, 2 साल पहले परासरण दाब निकालने की विधि पूछी जाती थी जिसका नाम बर्कले हार्टलेथ होता था। उसके बाद से वो काट दिया गया सिलेबस से ही कि बर्कले हार्टले विधि अब नहीं कराओगे आप। ठीक है, बहुत पहले की कभी आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें वो विधि लिखी होगी। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो यदि तापमान स्थिर रखा जाए, यानी तापमान पे कुछ छेड़खानी नहीं की जाए, तो समपरासरी विलयनों की सांद्रताएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। कैसे पता? अभी आपने फॉर्मूला देखा था, P बराबर क्या देखा था, CRT। तो P1 C1 RT1 बराबर P2 C2 RT2। अगर क्या है, तापमान समान है तो परासरण दाब भी समान है, R से R कट जाएगा तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2। तो समपरासरी विलयन के अगर तापमान समान है तो उसका क्या समान होगा, उसका सांद्रता भी समान होगी। चलो एक बार बताओ, हाँ वो 2019 में आएगा, 2023 के बाद 24 के बाद से कभी वो आया ही नहीं, क्योंकि काट ही दी, आएगा ही क्यों। चलो एक बार बताओ मुझे, न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है और अति का मतलब क्या होता है? ये तो हो गया चलो समान, ठीक है, हम इस बात के लिए मंजूर हैं। लेकिन एक आता है इसमें, एक क्या आता है इसमें, न्यून परासरी विलयन, और एक होता है अति परासरी विलयन। इसका नाम का मतलब समझ जाओ, आपको परिभाषा याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो वाला नॉन नहीं, नॉन रोटी है, नॉन रोटी, रोटी और नमक थोड़ी ना पूछ रहे हैं, नॉन नहीं पूछ रहे हैं, न्यून पूछ रहे हैं भैया, न्यून। कैसे करके मानोगे? ये है हाइपो, इसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, हाइपोटोनिक इंग्लिश में, इसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। न्यून का मतलब होता है कम, कहते नहीं न्यून कोण, जो कम होता है 90 डिग्री से। और अति का मतलब होता है ज्यादा। क्या अब अति नहीं कर रहा है, हाइपर कर देगा, हाइपर, तुमको मार देंगे, हाइपर कर दी हो तुम, हमको अति कर दी हो तुम। जीवन में ऐसे ही संघर्ष चल रहा है, तुम और संघर्ष कर दिए हो, चलो इसको उठाकर फेंक दो जंगल में। तो अति का मतलब है ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बताओ किसका परासरण दाब कम होगा और किसका परासरण दाब ज्यादा होगा? अगर मैं दो विलयन को ले लूं, अगर किसी का परासरण दाब कम हो जाए, किसी का परासरण दाब बढ़ जाए, तो जिसका कम हुआ है उस विलयन को क्या कहोगे? जिसका परासरण दाब ज्यादा हुआ है उस विलयन को क्या कहोगे? आपके सामने ही नंबर दे रखे हैं, यहां पर देख लो। अति का मतलब होता है ज्यादा, तो न्यून परासरी का मतलब है वह विलयन जिसका किसी दूसरे विलयन से, समानता देखोगे ना, मतलब कंपैरिजन, वह विलयन जिसका किसी दूसरे विलयन से कम परासरण दाब होता है, न्यून परासरी विलयन कहलाता है। बहुत बढ़िया बात है। दूसरे में क्या लिखोगे? वह विलयन जिसका किसी दूसरे विलयन से अधिक परासरण दाब होता है उसको अति परासरी विलयन कहते हैं। यह भी बहुत बढ़िया बात बोले हो। तो यानी कि
आप इस ना कह सकते हो कि जो आपका प्रेशर होगा दूसरे वाले का वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको पहला वाला लिख दिए हैं, इसको दूसरा वाला लिख दिए हैं, तो P1 छोटा होगा और P2 कैसा होगा, बड़ा होगा हमेशा। तो ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है इनमें से कौन सा होगा, तो ये अति परासरी होगा। बहुत बढ़िया विजय कुमार, गजब चल रहे हो सभी बच्चे। अब आते हैं भाई अगले वांट हाफ गुणांक पर। वांट हाफ गुणांक पर आते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में से 100/100 लेकर आ जाओ। ये जैकेट आपको वहीं पर ही कैमरे के सामने ही दे दूंगा। ये जैकेट बहुत मेहनत से कमाई है बेटा। जो जैकेट और टी शर्ट होती है हम इसको बहुत संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ नाम नहीं है, इट्स ब्रांड। और जब कहीं जाते हैं, कहीं गाड़ी में या कहीं ऐसे, तो बड़ा मजा आता है। एक बार जा रहे थे, येलो टी शर्ट थी हमारे पास। येलो टी शर्ट की बहुत पूछ है, येलो टी शर्ट बहुत फेमस है हमारी, बहुत फेमस है। तो जब ये उसमें जा रहे थे तो वो लगा हुआ था, तो चेकिंग, पुलिस चेकिंग। तो मैं बैठा हुआ था आगे और साइड में और टीचर्स बैठे हुए थे। तो उन्होंने दूर से देख लिया, ये तो RWA की टी शर्ट लग रही है। और वो सब इंस्पेक्टर और जो कांस्टेबल्स सब थे जो पुलिस में थे, वो सब आए भाग भाग कर, और एकदम से गेट खोल दिया। मैं डर गया, मैं कहा आज पता नहीं कौन सी जेल जाना पड़े। अब उन्होंने खोल दिया एकदम से। मैं बाहर निकला, फिर उन्होंने नमस्ते करे, पैर तो नहीं छूने दिए, क्योंकि जब अशोक स्तंभ लगे होते हैं, स्टार होते हैं और बैज होता है, तो पैर नहीं छुए जाते हैं, उसको फिर हटाया जाता है। तो कहने लगे कि सर आइए, हमने आपको टी शर्ट से पहचाना, हो सकता है शकल से ना पहचानते। तो इतना रौब है, महाराष्ट्र से चले जाओ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सब जगह ये टी शर्ट है। कम ऐसी हल्की फुल्की नहीं। चलिए, वांट हाफ गुणांक, चलो एक बार बताओ। हम इसमें पानी ले लिए हैं, ये रहा पानी, और जब इसमें नमक डाल दोगे तो बताओ नमक का क्या हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आता है, वांट हाफ गुणांक क्या है, वांट हाफ गुणांक क्या है, इसकी सारी स्थिति क्या है। वांट हाफ गुणांक पे क्वेश्चन आता है, MCQ पूछा जाता है। जल्दी से बताओ, अगर मैं पानी के अंदर नमक डाल दूं तो नमक टूटेगा या जुड़ेगा, आपस में बताओ जल्दी से फटाफट। अगर मैं पानी के अंदर नमक NaCl डाल दूं तो क्या वो NaCl पानी के अंदर टूट जाएगा या और आपस में जुड़ जाएगा। घुलने का मतलब ही टूटना, बताओ। मैक्सिमम टाइम पर टूटना, टूटने को कहते हैं वियोजन। घुलने की स्थिति है, मैक्सिमम टाइम पे घुलने का मतलब टूटना होता है। जुड़ना भी होता है, ऐसी बात में नहीं कह रहा, बट अगर आप नमक, MgCl2 या ऐसी बहुत सारी चीजें लेते हो तो उस पानी के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब मैं इसको देखकर थोड़ी ना बता सकता हूं कि टूटेगा, मेरी आंखें इतनी ज्यादा छोटी छोटी चीजें नहीं देख पा रही है। मैं नमक देख रहा हूं, नमक Na+Cl- में तो टूट ही नहीं रहा। मैं नमक के कह रहा हूं, भाई क्या कर रहे हो तुम, टूट का ही नहीं रहे हो। नमक है, चले जाए यहां से, माइक्रोस्कोप जैसी आंखें नहीं है तुम्हारी, जो इतना छोटा छोटा देख लोगे, भगवान हो क्या। जाओ कोई नियम बनाओ। अब मेरा दिमाग खराब। मैंने पूछा वांट हाफ से, वांट हाफ एक आदमी भाई, वांट अलग हाफ अलग। मैंने पूछा जी एक बार बताओ, ठीक है हाँ बताओ क्या कह रहे हो। मैं कोई नियम वियम बताओ यार, कोई सिंबल विम्बल बताओ जिसके जिसे को देखकर मैं बता सकूं टूटेगा जुड़ेगा। NaCl कह रहा है, इससे जाकर पूछो, मुझे नहीं देख पाओगे। तो 3 कहानियां इसने बताई। इसने कहा अब देखो, अगर कभी भी आप किसी को पानी में डालोगे, अगर आप, ठीक है, हल्का से स्टीमर सर ऊपर करेंगे, एक बच्चे ने बहुत बड़ा कुछ लिख कर दिया है। क्या लिख कर दिया है, क्या लिखा है, उत्तराखंड जाने वाले थे, नहीं 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 नहीं, वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, जब हम किसी को पानी में डाल देते हैं, जब हम किसी को पानी में डालते हैं तो या तो वो टूट जाएगा या फिर वो जुड़ जाएगा या फिर हो सकता है दोनों में से कुछ ना हो। 3 चीजें तो हो सकती हैं, या तो टूटना या जुड़ना या कुछ ना हो। तो वांट हाफ कह रहा है, मैं बताऊंगा कि अगर कोई यौगिक जल के अंदर, विलायक के अंदर जाए तो वो टूटेगा
या फिर वो जुड़ेगा, या फिर वो कुछ नहीं करेगा। तो 1/2 को किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। तो 1/2 गुणांक, जिसको मैं आई छोटा आई से दिखाता हूं, किसी पदार्थ की विलयन में वियोजन या संयोजन के बारे में बताता है कि विलयन के अंदर कुछ चीज टूट रही है, जुड़ रही है, वो ये बताएगा। कैसे बताएगा जी? अगर कोई यौगिक ना तो जुड़ा है और ना ही टूटा है, तो जो आई का मान होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आई का मान 1 के बराबर होगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई सा यौगिक है क्या जो कुछ नहीं होता? आई का मान 1 किस किस का होता है? आप याद कर लीजिए, यूरिया अगर आ जाए, यूरिया ना तो टूटता है ना जुड़ता है। ग्लूकोज है, आपके सिलेबस की जो भी होगी मैं पॉइंट करवा दूं, ग्लूकोज है। और चीनी, चीनी को सुक्रोज कहते हैं प्यारे बच्चे, चीनी। अगर ये आ जाए तो आई का मान आंख बंद करके 1 रख दो, आंख बंद करके 1 रख दो। इतना शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको। अगर वियोजन आता है तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा। अगर वियोजन आता है तो आई का मान 1 से ज्यादा होगा। जितने भी आयनिक यौगिक होंगे, कैसे वाले भैया? NaCl, KCl। अच्छा जी, NaCl, KCl, K2SO4, CaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये जितने भी प्लस माइनस वाले होते हैं, ये आई का मान 1 से ज्यादा देते हैं। और अगर आई का मान 1 से कम आता है तो क्या होता है? संयोजन होता है। संयोजन में आप किसका? एसिटिक अम्ल ले सकते हो, एसिटिक अम्ल ले सकते हो। ये आपस में जुड़ने का शौकीन होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। हाँ जी, प्लस माइनस में टूटने वाले वियोजन आई का मान 1 से ज्यादा होगा। आई का मान किससे? 1 से ज्यादा होगा। तो ये वाली बात, आपकी बात क्लियर है? हाँ जी, बात क्लियर है। तो आपको आई कहां कहां लगा सकते हैं? आई को कहां कहां लगा सकते हैं? तो देखो भाई, 1/2 गुणांक व अणु संख्या गुणधर्म, हम आई का मान अगर निकालना चाहें तो एक तो यहां से निकाल सकते हैं। अजीत कुमार, रिकॉर्ड क्लास नहीं होती बेटा, अजीत कुमार रिकॉर्ड क्लास में नहीं रखता हूं, सरकार ध्यान रखना। 1/2 गुणांक व अणु संख्या गुणधर्म, हमारे पास अणु संख्या गुणधर्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। हम इसके दाईं तरफ, यानी कि जिस तरफ मोल नाम की कोई चीज आ जाए, देखो मोल प्रभाज, मोललता, मोललता, मोल, जिस तरफ मोल आ जाए उस तरफ हम आई की गुणा कर सकते हैं, उस तरफ हम आई की गुणा कर सकते हैं और इससे हम आई का मान निकाल सकते हैं। तो आई का मान अगर निकाल दें तो, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा बेटा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने, सारा मर्ज करके पढ़ाया है। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो पुरानी किताब से आपको लगेगा कि टॉपिक छूटे हैं। जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के हिसाब से कोई टॉपिक नहीं छूटा है। ठीक है सरकार, चलिए। और ये क्रैश कोर्स है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के आपको मिलेगी। चलो जी, तो ये क्या है? P नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी इजिकल टू आई एक्स है। जो भी फॉर्मूला है उसमें साइड में आई लगा देना है, ये वाली बात ध्यान रखना। ओके जी, एक बात अब यहां पर मैं मेंशन करता हूं, अगर आई का मान ज्यादा होगा तो क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा। क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? ज्यादा होगा। और क्वथनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि आई का मान ज्यादा होने से क्या क्या चीजें ज्यादा होती है? परासरण दाब ज्यादा होगा। अरे बाप रे, यानी कि आई का मान ज्यादा होने से ये सारी चीजें ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, हिमांक अवनमन ज्यादा होगा, हिमांक अवनमन क्या होगा? ज्यादा होगा। आई का मान अगर किसी का ज्यादा है तो ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर। वो कौन सा? हिमांक। हिमांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बाकी आई का मान 1/2 गुणांक का मान बढ़ाते ही ये सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? ज्यादा कर सकते हो। लेकिन किसका मान कम हो जाएगा? हिमांक का मान कम हो जाएगा। ठीक, किताब भूल जाओ। लास्ट टाइम में कभी भी, लास्ट टाइम में कभी भी बुक से हम नहीं देखते ना ही पढ़ते। आप खुद अंदाजा लगाओ, क्या 1.5 महीने में आप पूरी की पूरी एक बुक एक एक लाइन पढ़ सकते हो? बुक तब आती है जब आपको शुरू से ही नॉलेज लेवल पे काम करना होता है।
लेकिन जब आप बोर्ड लेवल पे तैयारी कर रहे होते हो तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये वाली बात विशेष तरीके से ध्यान रखना जी, कि आप बोर्ड के लिए कितना सटीक पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। ठीक सरकार, जो मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक बताए थे उसके आधार पर मैं करवा रहा हूं। तो वांट हाफ गुणांक का मान इन सबको ज्यादा करेगा, इसको कम करेगा। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक है? किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक है? सांद्रता सबकी बराबर कर दी गई जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 4 दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा अधिक होगा। बताओ बताओ सरकार, किस विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक है? सांद्रता बराबर है, बराबर है, तो मैं किस पे काम करूंगा? आई पर काम करूंगा। क्वथनांक किसका ज्यादा हो सकता है? जिसका वांट हाफ गुणांक ज्यादा हो सकता है। क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? जिसका वांट हाफ गुणांक ज्यादा होगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, यूरिया और ग्लूकोज, इसका हमेशा आई का मान कितना होता है? 1 होता है, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। अभी अभी निकालेंगे। अब इसको देख लो, आई का मान इसमें कैसे निकालते हैं? जितने प्लस माइनस में टूटेंगे उतना ही आई का मान निकल कर आ जाएगा। मैं इसको जरा तोड़ कर दिखाऊं जी? तोड़ लो, मैं कब मना कर रहा हूं। के सी एल, बताओ इसका आई का मान कितना होगा? के सी एल मैं यहीं पे निकाल के दिखा दे रहा हूं। के सी एल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, के प्लस और सी एल माइनस में। तो उसको कितने आयन मिले? के प्लस और सी एल, या 2 मिल रहे हैं, 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो आयन कितने हो गए? 2 हो गए हैं आयन। तो आई का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। K2SO4 की बात करूंगा तो अगर मैं K2SO4 को तोड़ देता हूं प्यारे बच्चे, तो पोटेशियम कितनी बार है? 2 बार है। सल्फेट पूरा का पूरा एक साथ अलग होता है, तो देखो 2 बार है के और 1 बार है पूरा सल्फेट। आगे के नंबर देखा करो, आगे वाले नंबर 2 और 1 टोटल कितने हो गए? 3। तो उसमें वांट हाफ गुणांक का मान कितना हो गया प्यारे बच्चे? 3 हो गया है। कितना हो गया है? 3 हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। किस बच्चे ने पहले से ही निकाल कर बता दिया ए ऑप्शन? किस बच्चे ने पहले ही ए ऑप्शन निकाल कर बता दिया है? सरकार जल्दी से बता दो। हो गया? चलो जी, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से बताओ। 17.4 ग्राम, 17 दशमलव कितना 4 ग्राम K2SO4 को, भाई डब्ल्यू कितना दे रखा है हमें? 17.4 ग्राम। K2SO4 का अणु भार निकाल लो, K2SO4 का अणु भार निकाल लो। इसको 1 लीटर यानी कि आयतन 1 लीटर दे रखा है, 300 केल्विन में इसको देखा रखा है। विलयन का परासरण दाब क्या होगा यदि K2SO4 को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए? वियोजित कर दिया जाए। इसमें बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, बिना आई के या आई के साथ? जी सचिन नायक, जितना प्लस माइनस में टूटेगा 100% पे आई का मान उतना होगा। KCl को देखोगे तो पोटेशियम और Cl में टूट रहा है, तो आई का मान 2। तो ये कह रहा है कि जिसका परासरण दाब क्या होगा, लेकिन यहां पर यह लाइन दे दी गई है K2SO4 को तोड़ रहा है, तो आई का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं आई का मान यहां से निकाल लूं। K2SO4 है, अभी आपने सबने निकाला है, मैं फिर से निकाल के दे दे रहा हूं। पोटेशियम कितनी बार है? 2 बार। ये पोटेशियम पूरा अलग हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सल्फेट अलग हो जाएगा। SO4 को सल्फेट कहते हैं। 2 बार पोटेशियम 1 बार सल्फेट, टोटल कितना आया? 3। तो आई का मान कितना हो गया प्यारे बच्चे? 3 हो गया है। डब्ल्यू का मान कितना है? 17.4 हो गया है। अणु भार कितना लेंगे भाई? K2SO4 का अणु भार 174 होता है। निकाल लो भैया अणु भार 174। पोटेशियम का 39, 39 दूनी 78 प्लस 32 प्लस का 16 चौका 64, तो 174 हो गया। आयतन कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। तापमान कितना दे रखा है? 300 केल्विन दे रखा है। आर का मान सभी बच्चे जानते हैं 0.0821। निकालना क्या है भाई?
पी निकालना है, फॉर्मूले पे लगा दोगे, पी वी बराबर है डब्ल्यू बटे एम आर टी, पी वी बराबर डब्ल्यू बटे एम आर टी। उठा कर रख दे, पी कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। आयतन 1, डब्ल्यू 17.4, एम 174। ओहो, आई तो रखी नहीं है, आई भी रखना पड़ेगा, आई तो रखे ही नहीं है। लो जी, आई गुणा डब्ल्यू बटे एम आर टी, ठीक। लो जी अब लगा दो, आई का मान 3, डब्ल्यू कितना 17.4, एम कितना 174, आर कितना हो जाएगा 0.0821, तापमान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 300 हो जाएगा। इसको काट कूट मचा दो जल्दी से, जितनी जल्दी से काट सको उतना काट दो। इसको काटोगे प्यारे बच्चे कितनी बार जाएगा, 0.1 बार जाएगा। अब देख लो भैया अपने हिसाब से, 0.1 हटाकर एक जीरो काट दी है, एक जीरो काट कर भाई पॉइंट उठाकर यहां लेकर आ गए हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा और 0.821 हो जाएगा। और अब इसको गुणा कर लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ लेके 9 अट्ठे 72 और 1 73, 3 के बाद पॉइंट 7.389, 7.3 किसी का आ रहा है एटीएम में, 7.3 एटीएम में किसी का आ रहा है, 7.3 किसी का आ रहा है तो बताइए। जी सरकार आ रहा है, बहुत बढ़िया, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। और एक लास्ट टॉपिक आपका, अब सामान्य अणुभार किसे कहते हैं। अब सामान्य अणुभार, वियोजन या संयोजन की स्थिति पर प्राप्त वह अणुभार जो सामान्य अणुभार से समान नहीं होता है, इस अणुभार को अपसामान्य अणुभार कहा जाता है। यानी कि अगर किसी अणुभार को आपने लिया, निकाला, वो है सामान्य, उसको तोड़ दो या फिर जोड़ दो, अगर दोनों में से कोई भी स्थिति हो जाए तो जो अणुभार नया निकल कर आएगा उसको अपसामान्य अणुभार कहेंगे। जैसे मुझे बताना कितना आएगा, इसका होता है 74.5, जिस फॉर्मूले से निकालोगे उसको सामान्य अणुभार कहोगे, उसको क्या कहोगे, सामान्य अणुभार कहोगे। अब बताओ ये कितने टुकड़ों में अलग हो गया, ये सामान्य अणुभार है ये वाला, कितना 74.5, निकाल लो। पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 0.5 9 5 14 के 4 1 और 74.5, कितने टुकड़ों में टूट गया, 2, तो 2 से भाग लगा दो तो क्या निकल कर आएगा 74.5 बटे 2, जब भाग लगाओगे तो 37.25, इसको क्या कहोगे, अपसामान्य अणुभार। दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अलग अंतर है, अपसामान्य अणुभार, दोनों को देखकर आपको लग रहा होगा कितना बड़ा अंतर है। सामान्य अणुभार और अपसामान्य अणुभार में कितना बड़ा अंतर है, तो मुझे बताओगे आई बराबर क्या होगा, सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार या फिर अपसामान्य अणुभार बटे सामान्य अणुभार। जी हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सभी बच्चे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिकॉर्ड क्लास है, भाई तो चलो ठीक है, मान लिया रिकॉर्ड क्लास है, तो क्या फर्क पड़ गया, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। 365 दिन में से 1 या 2 दिन छोड़कर पहले मेरी रिकॉर्ड क्लास गई हो तो अलग बात है, सारी क्लास मैंने 365 दिन में से जितनी बार ली है सारी की सारी लाइव क्लास है। बताओ आई का मान अगर मुझे निकालना है, सबको पता है कि स्केल के लिए क्या होता है, तो ये बटे ये करूं या ये बटे ये करूं, आप फॉर्मूला बता दो। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन ही गलत बता रहा, बताओ क्या हो जाएगा, सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार। आई का फॉर्मूला इसके लिए ये हो गया, सामान्य अणुभार बटे अपसामान्य अणुभार। लो सरकार, ओके डन, चलिए बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं कहानी लेवल की। अब मैं आपको कल यानी कि 2 दिसंबर को रात 9 बजे मिलूंगा, तब तक आप बढ़िया से रेस्ट करना,
ठीक है, जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे होंगे वाले 9 बजे 2 दिसंबर से, तो 2 से लेकर 8-9 दिसंबर तक मैं आपको क्रैश कोर्स इस टाइम पर लूंगा। और जो टॉपर्स बैच के बच्चे हैं, टॉपर्स पहला वाला, जिनका एक बैच अभी एक चैप्टर वो रह गया है, फिर बिहार बोर्ड का रह गया है, बिहार बोर्ड का तो मैं सुबह ही कर दूंगा। तो टॉपर्स बैच का जो टाइम रहेगा वो 7 बजे फिर से वही टाइम हो जाएगा। 7 से 8 दिन जैसी चैप्टर इसका खत्म होगा, बिहार बोर्ड वालों को शिफ्ट कर लेंगे और इसको फिर वही टाइम रख देंगे 7 बजे ही, जिस टाइम पर ही चल रहा था। ठीक है, और आज मैं पोल लगाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और मुझे पोल में बता देना अभी क्या लेकर आऊं मैं, अभिक्रिया या फिर किसी तरीके की कोई मैराथन या वन शॉट, जो भी आप कहेंगे मैं पोल लगा कर दूंगा। तो कल ये 9 बजे आप मिलना सभी बच्चे, कल 9 बजे सभी बच्चे, कल 9 बजे सभी बच्चे जो कैप्सूल क्रैश कोर्स वाले हैं। जो टॉपर बैच वाले हैं वो 7 बजे, कल 7 बजे जैव अणु चलेगा और कल आपका चलेगा वैद्युत रसायन। ठीक है सरकार, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बाद में मत कहना। कल से 7 से 8 दिन के लिए मैं आपका टाइम कैप्सूल क्रैश वाले बच्चों का बदल रहा हूं, 9 बजे रात में कर रहा हूं। इसमें चैप्टर 3 चलेगा 7-8 दिन, मैक्सिमम 9 दिन। और टॉपर्स बैच का फिर से मैंने 7 बजे ये रख दिया है। एक चैप्टर खत्म कराने के बाद इसको तो मैं सुबह शिफ्ट कर दूंगा और इसको मैं शाम को 7 बजे ही लूंगा। ये सिर्फ टेम्परेरी है, मैंने टेम्परेरी चेंज किया है बस। ठीक है सरकार, ओके बॉस, ठीक है। चलिए, और आज से अब तबाही शुरू हो जाएगी, जबरदस्त तरीके से दम लगाकर काम करेंगे। तो वन शॉट या फिर आपकी अभिक्रियाएं या फिर आपके किसी तरीके की छोटे छोटे टॉपिक्स मुझे जरूर बताना। आज बात करेंगे कहां पर, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। बात का मतलब मैं पोल लगाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।